ठीक हो गया? तो शुरू करें? जी सर शुरू करिए सर। करीब आधा घंटा लगेगा अगला सेशन। ठीक रहेगा? कोई असुविधा तो नहीं है? बच्चों से पूछ लीजिए। नहीं सर, असुविधा की कोई बात नहीं, बच्चे एकदम उत्सुक है सर आपको सुनने के। ठीक है, तो आधा घंटा और। तो हम लोग विन विन में 4 पॉसिबिलिटीज जो चर्चा कर रहे थे। पहला, विन लूज। दूसरा, लूज विन। तीसरा, लूज लूज, न खेलेंगे न खेलने देंगे। और चौथा, विन विन। यानी कि दो लोग, दो सिस्टम्स अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट करें तो इस तरह से कि दोनों को लाभ हो। इसको मैनेजमेंट में इंटरेक्शन का सबसे अच्छा प्रिंसिपल माना जाता रहा है। लेकिन क्या ये वाकई अच्छा है? तुम में से बहुत लोग इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे, तो तुमने बहुत सारे फार्मूले बनाए होंगे और जिसमें ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जिस पैरामीटर और सिचुएशन के अंदर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है या वो इंटरेक्शन हो रहा है, उसके अदर कोई बाहर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तब वो फार्मूला बनता है। तो विन विन इंटरेक्शन का एक अच्छा फार्मूला तभी है कि जब किसी और पर असर नहीं हो रहा हो। लेकिन कल्पना करो, दो व्यक्ति किसी को लूट करके और आधा आधा बांट लें, विन विन दोनों का हो रहा है। दो देश कार्टेल बना करके बाकी पूरी दुनिया को लूटें, उनका विन विन हो रहा है। दो ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से जुड़ करके और बाकी सबका नुकसान करें। दो कारपोरेट्स कार्टेल बना करके बाकी छोटे छोटे कारपोरेट्स को नुकसान पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात, सारे आदमी मिल करके और दूसरे जीव जंतुओं, वनस्पतियों और धरती को नष्ट करें। आदमियों का विन विन हो रहा है। इसलिए विन विन प्रिंसिपल अक्सर बहुत खतरनाक लोभ का और एक्सप्लॉयटेशन का प्रिंसिपल बन जाता है। भले ही इसको मैनेजमेंट जार्गन में बहुत अच्छा मानते हो, लेकिन ये बड़ा खतरनाक प्रिंसिपल बन जाता है। इसको ठीक करने के लिए मैंने एक तीसरा विन जोड़ा और इसको किया विन विन विन। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तीसरा विन क्या है? तीसरा विन है वो जो दोनों एंटिटीज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, उसके अलावा इस समाज में, प्रकृति में, धरती पर, देश में या इवन ब्रह्मांड में जो कुछ एग्जिस्ट करता है, उसका भी विन, समष्टि का विन। विन 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 में जो तीसरा विन है वो जो दोनों हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। हाँ, तो लाइट चली गई है, बस 1 मिनट लगेगा वो एंटर के लिए। अच्छा ठीक है। यस, लाइट चली गई।
चाहे थोड़ी देर 15-20 मिनट बात करो। जी सर, कनेक्ट हो गया है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे वही कि इस विन विन प्रिंसिपल बहुत मैनेजमेंट का ऑल्दो वेल एक्सेप्टेड है, लेकिन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट अक्सर लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से यह बहुत खतरनाक प्रिंसिपल हो जाता है। और यहाँ तक कि दुनिया में जितने गलत काम हैं, ब्राइबरी है, करप्शन है, विन विन प्रिंसिपल से सब जायज हो जाता है। जो ले रहा है उसका भी भला हो रहा है, जो दे रहा है उसका भी भला हो रहा है। ब्राइबरी या और जो गलत इस तरह के लेन देन होते हैं, लेकिन उससे समाज का क्या हो रहा है, देश का क्या हो रहा है, व्यवस्था का क्या हो रहा है, और लोगों का क्या हो रहा है। तो इसलिए इस विन विन को इनलार्ज करने के लिए मैंने इसमें एक थर्ड विन जोड़ा, विन विन विन। और ये तीसरा विन रिप्रेजेंट करता है उन दोनों जो इंटरैक्टिंग एंटिटीज हैं, उसके अलावा जो कुछ एग्जिस्ट करता है एग्जिस्टेंस में, समाज में, प्रकृति में, देश में, धरती पर, सबका विन वो तीसरा रिप्रेजेंट करता है। और ये प्रिंसिपल जब इजाद मैंने किया, उसी पे फिर मेरा नॉवेल भी आया, विन 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 द ऑर्फन बे, एक अनाथ बच्चा कैसे इस विन 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 की फीलिंग से देश और धरती सबका कल्याण करता है। 400 पेज का नॉवेल है वो, है अपार्ट। लेकिन ग्रेट लेक्स एक चेन्नई में बहुत बड़ा मैनेजमेंट का अच्छा इंस्टीट्यूशन है, आप उस पर सर्च करेंगे तो आएगा। उसमें जब ये प्रिंसिपल पे मेरी चर्चा शुरू ही हुई थी, तो उन लोगों ने लेक्चर के लिए बुलाया। उसके जो मेन फाउंडर थे वो भी साथ में बैठे कि इंट्रोड्यूस आपको करके चले जाएंगे, और उनका कोई फॉरेन अमेरिका से क्लाइंट आया हुआ था, उसको भी उनका चलिए पांडे जी के साथ बैठते हैं। वो दोनों बैठे, लेकिन फिर वो पूरे सेशन तक बैठे रह गए, 2-3 घंटे, जब तक चर्चा हुई विन 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 प्रिंसिपल पे। और बाद में, जैसी मेरी आदत है कि क्वेश्चन आंसर्स खूब कराते हैं बच्चों से, और जितना समय बोलने में लेते हैं उससे ज़्यादा फिर क्वेश्चन आंसर्स में, तो उसके लिए चलता रहा। वो लोग तो अंत तक बैठे रहे, जाने का मन नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं भी अब इसका प्रचार प्रसार में लगूंगा। लेकिन एक लड़की ने मुझसे सवाल पूछा जो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। एक लड़की ने कहा कि, और मैंने यही कहा कि कोई भी काम करो तो विन 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 के प्रिंसिपल पे देख लो, वो कसौटी पे कस लो कि ये सही है कि नहीं। तो उसने कहा कि अगर कोई एक काम मैं करने जा रही हूं और वो हमारे धर्म की कसौटी पर, ट्रेडिशन की कसौटी पर, परंपरा की कसौटी पर सही है, लेकिन विन 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 की कसौटी पर गलत है, तो मुझे क्या करना चाहिए।
थोड़ा मैं संकोच किया कि पता नहीं परंपरा, धर्म और ट्रेडिशंस के बड़े बड़े शब्द हैं कि मैं मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, विन 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 द एब्सोल्यूट टेस्ट है, अगर इस पे वो गलत है तो नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को नुकसान हो रहा है। और मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि कोई न लाइक करे, कोई बच्चा विरोध करे, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि सारे बच्चे एक साथ खड़े हो गए और सब ताली बजाने लगे। तो मेरा हौसला और बढ़ा कि नहीं, विन 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 प्रिंसिपल ठीक है। तो अब इस विन 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 प्रिंसिपल को हमको अगर हम लागू करते हैं दुनिया के अलग अलग सिचुएशंस में, तो इसका क्या क्या मायने निकलते हैं। सबसे पहले अगर हम अपनी कंट्री का विन चाहते हैं, विन 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 में थर्ड विन हमारा अगर कंट्री का है, हम अपने देश का विन चाहते हैं और कोई भी इंटरेक्शन करें और हमेशा अपने देश का भी ध्यान रखें, तो हमें क्या क्या मुख्य रूप से करना चाहिए। सबसे पहले देश के हित के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वह है भारत के संविधान को जानना, और ये जानना कि देश के मालिक हम भारत के लोग हैं। संविधान में जो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, पहला कानून है कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। पालन और आदर के लिए जानना जरूरी है। और अगर तुमने पढ़ा होगा तो अगर कुछ लीगल नॉलेज अगर उसमें कंपटीशन वगैरह में पढ़ोगे तब भी, अदरवाइज भी तुमने अगर पढ़ा होगा तो ये है कि देश में केवल और केवल वही शब्द कानून है जो संविधान में लिखे हुए हैं, या संविधान सभा ने जो अप्रूव किया था वही कानून चल सकते हैं। आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी इसीलिए चल रही है या चल रही थी क्योंकि उसको संविधान सभा ने अप्रूव किया था। तो जो संविधान में लिखा है या संविधान सभा ने अप्रूव किया है वही कानून इस देश में चल सकते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज में पहला कानून यही है कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। और संविधान केवल एक किताब नहीं है, वो देश की आजादी की आत्मा है, देश की आत्मा है। 8 लाख जो लोगों ने अपने जान की बाजी लगाई है, कुर्बानी दी है, शहीद हो गए हैं 1857 से 1947 तक, उनके सपनों की आत्मा है। उनके सपने अगर कहीं लिखे हैं तो वो भारत का संविधान है। लेकिन ट्रेजिडी ये है कि अभी तक संविधान की जानकारी, जो संविधान सबको पढ़ना है, उसकी जानकारी, संविधान की गंगा, लोकतंत्र की गंगा और शहीदों के सपनों की गंगा, वह जन जन तक गई ही नहीं। और इसीलिए आज यह दुर्दशा है देश की। अभी तक लोगों को संविधान की जानकारी नहीं हुई। तो जो गंगा हैं, जब भगीरथ उनको तपस्या करके ले आए धरती पर, तो सबसे पहले वो शंकर की जटा में गई और भगीरथ ने दोबारा तपस्या किया तो जन जन के पास गई जन कल्याण के लिए। तो आज़ादी, संविधान और लोकतंत्र की गंगा, इतने लोगों ने प्राणों की आहुति देकर आंदोलन और आज़ादी की लड़ाई लड़ करके हासिल तो कर लिया, लेकिन वह अभी जन जन तक नहीं गई, तमाम शंकरों की जटाओं में उलझी हुई है। उसको जन जन तक ले जाने के लिए हम सबको तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो भगीरथ अब नहीं है। भगीरथ की उस समय लंबी उम्र थी, उन्होंने दोबारा तपस्या कर ली। आज वो फ्रीडम फाइटर्स नहीं है। गोरखपुर में ही एक बच्चों के विद्यालय, लड़कियों के विद्यालय में, अलीगंज, अलीनगर के पास कोई विद्यालय है, मुझे अब एग्जैक्ट नाम नहीं उसका याद आ रहा है। करीब 3000 बच्चियां प्राइमरी से लेकर के और ग्रेजुएशन वगैरह तक, डिग्री कॉलेज भी है, बैठा दिया उन्होंने। मेरी संविधान कथा 2-3 घंटे की हुई। वहाँ मैंने पूछा कि बताओ, अगर 1 साल बाद में आऊँ तो तुम में से
कितने बच्चे संविधान को बता देंगे, कितने लोगों को? हर बच्चों से पूछा, बताओ तुम कितने लोगों तक संविधान अगले 1 साल में बताओगे? तो और लोगों ने 10, 15, 20, 25, 100 तक। एक लड़की खड़ी हो गई, कहा अंकल हम 1100 बच्चों को 1100 लोगों को बताएंगे। हमने कहा ये कैसे? तो उसने कहा रोज 3 ही लोगों को तो बताना है संविधान के बारे में। तो वो जज्बा हर बच्चे में होना चाहिए। तो विन 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 प्रिंसिपल में तीसरे विन, अगर देश को हमें आगे बढ़ाना है तो संविधान को हर नागरिक तक जानना है, क्योंकि जब व्यक्ति संविधान जान लेगा तो वो जानेगा कि वो मालिक है, और चुनाव में वो अपने सेवक चुनेगा जो सेवा करे, न कि व्यापार करे। तो बहुत परिवर्तन आ जाता है। जहां जहां मेरी संविधान कथाएं 250 से ज्यादा गांवों में हो गई, वहां वो गांव बदल गए और फिर लोगों ने अच्छे लोगों को चुनना शुरू किया। तो वो खैर अलग एस्पेक्ट है। उस कॉलेज में केवल संविधान पर ही मेरी चर्चा चल रही थी, संविधान कथा ही चल रही थी, तो पूरा फोकस 2-3 घंटे वो रहा। यहाँ आपको केवल संकेत और इशारा कर रहे हैं कि संविधान पढ़िए और पढ़ाइए, वह आपके देश के सबकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और ये मेरी सरल शब्दों में जो किताब है संविधान की, जागो गणराज्य जागो, इसको लोग खूब पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, जनरल स्टडीज वगैरह में ये बहुत काम आती है बच्चों को, जबकि उसके लिए लिखी नहीं गई है। लिखी तो सामान्य भाषा में, ताकि संविधान को जन जन तक बताया जा सके। संविधान के सिलसिले में 2 चीजें आपके सामने और जरूर रखकर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और वो है एक तो इसका प्रियम्बल या भूमिका या बेसिक स्ट्रक्चर। मैं चाहूंगा कि हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, जोर से बोलिए। संविधान को आत्मसात करने के लिए उसकी भूमिका जानना बहुत जरूरी है, उसकी जिस्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर है तमाम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के हिसाब से। हम भारत के लोग, आप लोग मन में मतलब जोर से पढ़िए, फिर मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें 2-4 शब्द मैं बता करके आगे बढ़ता हूं। एक तो प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है कि अब भारत और उसकी व्यवस्था पर और उसके लोगों पर कोई बाहरी देश या संस्थान का या कोई आंतरिक संस्थान या प्रदेश या व्यक्ति का, और जैसे बाहर का कोई देश या संस्थान या व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। केवल और केवल जो राज्य हुआ वो किसका होगा? गणराज्य, जनता का राज्य, और लोकतंत्रात्मक होगा। लोकतंत्रात्मक मतलब, लोकतंत्र मतलब लोक से उभरा हुआ, लोक से उभरा हुआ। अब लोक क्या है? ये बड़ा प्यारा शब्द है, इस पे थोड़ा जानना जरूरी है। तुमने लोक कथा सुनी होगी, लोक गीत सुने होंगे और गाए होंगे। लोक शब्द आलोक से बना है,
रोशनी से बना है और देखने से जुड़ा हुआ है। लोक शब्द देखने से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर में अक्सर इस तरह से लोग कहते हैं, अरे लौकत बहो, लौकत था। लौकना शब्द लोक से ही बना हुआ है, या लौकने से लोक शब्द बना हुआ है। जिसको दिखता हो वह लोक है, यानी कि देखने के लिए आंखें भी खुली होनी चाहिए। तो जिसको आंखें भी खुली हों और जिसको दिखाई भी पड़ रहा हो वह लोक है। तो खुले हुए आंखों के लोग जनता कहलाएंगे। जिनकी आंखें बंद हो वो जनता नहीं है, वो लोक नहीं है। वो लोग, अगर किसी देश में लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, वो अखबार की आंखों से, सुनी सुनाई आंखों से, अफवाहों की आंखों से देख रहे हैं, तो वो लोकतंत्र नहीं बनाएंगे, वो लोक नहीं बनाएंगे, फिर वो अफवाह तंत्र हो जाएगा। लोकतंत्र वही है जहां के सारे नागरिक सच्चाई जानते हैं, ये जानते हैं कि हम मालिक हैं, और उसी हिसाब से वो जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, खुली आंखों से फैसले करते हैं, वह लोकतंत्र है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने 8 लाख शहीदों के सपनों को जब इस किताब में भरा तो उसमें लोकतंत्र बनाया है, और जनता के पास जल्दी से जल्दी संविधान चला जाना चाहिए था, लोगों को समझ लेना चाहिए था कि हम लोकतंत्र हैं। फिर एक शब्द है बंधुता बढ़ाने वाली। बंधुता शब्द दुनिया के किसी और संविधान में नहीं। बंधुता मतलब हम सब एक भारत माँ की संतान हैं, और वह रिश्ता है, और उसी के हिसाब से हमको काम करना है। और 3 शब्द और आखिर में है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान 26 जनवरी 50 से लागू हुआ था, लेकिन पास कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को, 49 को। और पास कैसे किया? अंगीकृत किया, स्वीकार किया, अधिनियमित किया, अब यही नियम बन गया, और आत्मार्पित किया, खुद से खुद को अर्पण किया, खुद से खुद को अर्पित किया। किसने खुद को खुद से अर्पित किया? संविधान सभा ने, हम भारत के लोगों ने, शुरुआत में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो हमने यह ऐसा संविधान बनाने के लिए यह सब किया, इस तरह का संविधान बनाया और खुद से खुद को अर्पण किया। कहां पर? अपनी इस संविधान सभा में। संविधान सभा में हम भारत के लोगों ने ऐसा किया। संविधान सभा क्या थी? उन्हीं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो चुने हुए थे हम भारत के लोगों के, उन्होंने लोगों की राय असरटेन करके, डिस्कशंस करके, पता करके इस तरह का संविधान बनाया। तो संविधान निर्माण किसने किया? हम भारत के लोगों ने। और यह रहा इसका प्रीएम्बल। इसमें फंडामेंटल सबके राइट्स क्या हैं ये तो है ही। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग संविधान को पढ़िए, चाहे किताबों के माध्यम से, जैसे भी संविधान जरूर पढ़िए, और नहीं तो ये सरल शब्दों में जो मेरी किताब है संविधान कथा की 80 पेज की, ये मैं PDF पे भेज दूंगा वाघी जी को, आप उससे पढ़ सकते हैं। वैसे गोरखपुर में बहुत लोगों के पास ये किताब मेरी है, वहाँ से आपको मिल सकती है, लेकिन PDF पे मैं भेज दूंगा तो आसानी से सब बच्चों को दिया जा सकता है, वो पढ़ सकते हैं। इसमें 2 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं संविधान में। पता नहीं आपको पता है कि नहीं? सब लोग ये मान सकते हैं कि एक ही है, लेकिन 2 हैं, और दोनों जानना जरूरी है। पहली फंडामेंटल ड्यूटी है जो हर भारत के लोग के लिए है, और दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है भारत में जितनी सरकारें हैं उनको क्या क्या करना है वह भी है। क्योंकि आज ज़्यादा संविधान पे बात नहीं होनी है, संविधान तो इशारा करने के लिए मैंने आज इसका है कि अगर देश के लिए आपको करना है तो संविधान जानना और लोगों को बताना, उसके अनुरूप व्यवस्थाएं लाना, ये पहला कर्तव्य हो जाता है। वो व्यवस्थाओं को क्या करना है, फिर कभी अगर संविधान कथा का सेशन होगा तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन संविधान में सरकारें को किस तरह से चलना है वह जानना भी जरूरी है। अगर वह लोगों को शुरू से पता चल गया होता तो आज वो दुर्दशा नहीं होती जो आज देश की है। संविधान में वहां लिखा हुआ है कि सरकारों को इस तरह से काम करना है कि संपत्ति का कंसंट्रेशन कुछ हाथों में ना हो, और 50 से लेकर के आज तक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ता ही चला गया है।
अब तो शायद 1% हाथ में 70% चला गया है वेल्थ। तो ये इसका मतलब लोगों को संविधान नहीं पता है। अगर संविधान जानते तो उन लोगों को वोट ही नहीं देते जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ाते हैं या बढ़वाते हैं या ऐसे पॉलिसीज और बजट बनाते हैं जो अमीरों के लिए हो। दैट अपार्ट, खैर वो बात की चीज़ है। जो व्यक्तियों के लिए है उसके 2-3 पॉइंट्स हम आपके साथ सामने रख रहे हैं। उसमें 11 पॉइंट हैं लेकिन 3। पहला तो ये मैंने कहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये बहुत बड़ा, अंधविश्वासों से हमें ऊपर रखना है, सत्य की खोज करनी है, ट्रुथ की खोज करनी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ह्यूमनिज्म और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे देश निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि, एफर्ट और अचीवमेंट की नई ऊंचाइयों को छू ले। हर आदमी को, चाहे वो अकेला हो चाहे टीम वर्क हो, जहां भी हो, उसको एक्सेलेंस की तरफ काम करना है। यह हमारा संविधान हमको उन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए आदेश देता है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो यह रहा संविधान के बारे में। अगर हमें देश के बारे में जो करना है, और सब जो करना है करना ही है, संविधान को जानना है और बताना है और उस भाव से बिहेव करना है। अब धरती का विन, देश के साथ धरती का भी विन करना है। धरती का विन कैसे होगा? जब धरती स्वस्थ रहेगी। पिछले 150 सालों में हम मनुष्यों ने धरती को बीमार कर दिया है। उसको बुखार है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको डिहाइड्रेशन है, वाटर टेबल, जब हम गांव में रहते थे 10-15 फीट पे पानी आ जाता था, आज 250-300 फीट गहरा हो गया है। यानी कि इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है। अगर डिहाइड्रेशन इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये जो पेड़ पौधे आज दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये तभी तक जिंदा रहते हैं जब गर्मियों में वाटर टेबल और नीचे चला जाता है। तो जिन पेड़ों की जड़ें वहां तक पहुंचती हैं वो तो पानी ले आते हैं और जिंदा रहते हैं मई जून में, बाकी सब सूख जाते हैं। अगर ऐसे ही वाटर टेबल नीचे गया तो हर पेड़ सूख जाएगा, पूरा धरती रेगिस्तान हो जाएगा और धरती माँ वेंटिलेटर पे चली जाएंगी। हमारी अपनी माँ जब खत्म हो जाती हैं तो हम कितनी भी उनसे श्रद्धा करें, श्रद्धांजलि दें, जिंदा रहते हैं। जिस दिन हमारी धरती माँ बीमार होकर वेंटिलेटर पे जाएगी और ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगी, हम सब खत्म हो जाएंगे। तो धरती माँ को बचाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, ड्यूटी में हर व्यक्ति, इस धरती पर हर व्यक्ति का कर्तव्य भी है और धर्म भी है। हमारा वही काम धार्मिक है या कर्तव्य के हिसाब से है। हमने हर कदम को यह सोच के करना है कि इसका हमारी धरती माँ पर क्या असर होता है। विस्तार से चर्चा बाद में होगी, लेकिन ये मैं बिंदु सफलता के, क्योंकि अगर धरती माँ ही नहीं रहेगी तो हम अकेले कहाँ बचेंगे। तो धरती जब तक बची रहेगी तभी हम बचे रहेंगे, खुश रहेंगे। धरती बीमार रहेगी तो हम खुशहाल नहीं हो सकते हैं। हमको इन चीज़ों को टोटलिटी में, समग्रता में, होलिस्टिकली सोचना होगा, करना होगा और उसी हिसाब से रहना होगा। तो धरती को बचाना होगा, उसके लिए पेड़ लगाना, बचाना, नदियों को गहरा करना, तालाबों को बचाना, हर हाल में पेड़ों को कटाई कम करना। मतलब सामने पार्क है, पिछले 25 सालों में एक पेड़ मैंने उसमें लगाया है। एक पत्ती या टहनी भी अगर कोई तोड़ती थी मैं जा के रोकता था, तब वो पार्क बच पाया है। आपको लगना होगा, अगर कहीं भी जा रहे हैं, पेड़ भी सूख रहा है तो उसमें पानी अगर आपके पास है तो दे दीजिए, धरती को बचाइए। और एक पत्ती भी अगर आप बचाते हैं तो थोड़ी सी ऑक्सीजन बचा लेते हैं। ये काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। छोटे छोटे कामों से ही
धरती बचेगी, हम बचेंगे, समाज बचेगा, प्रकृति बचेगी। पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, उसके लिए तो बहुत बातें हो ही रही हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है कि धरती को बचाया जाए और अपनी ज़रूरतें, मतलब फालतू का सामान, हम जहाँ भी कोई चीज़ फालतू खरीदते हैं, एक्स्ट्रा जो हमें नहीं ज़रूरत है, तो धरती पर बोझ डाल रहे हैं। कम से कम में रहा जाए। अगर हमें 10 कपड़े की ज़रूरत है तो 100 कपड़े ना रखें। यह सब करना होगा। फिर समाज का विन, जैसा मैंने पहले कहा, आपके संपर्क में जो भी आए और आप सक्षम हो जाएं तो उनकी मदद जरूर करिए, अगर आप में संभव है। उस चींटी की तरह से, वो चींटी कहानी हमेशा हांट करते रहना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो भी सबके कल्याण के लिए जितना आपके वश में हो, जितना मौका आए, जरूर करिए। और इसमें, इस विन 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 में एक जगह हमारा लेक्चर हो रहा था, तो एक बच्चे ने कहा कि सर, आपके इस हिसाब से तो हर आदमी को सन्यासी हो जाना चाहिए। आपके इस प्रिंसिपल के हिसाब से तो हम हर आदमी को सन्यासी हो जाना चाहिए। हमने कहा बेटा, इसका मतलब तुमने इसको ठीक से समझा नहीं और ना पूरा गहराई में सोचा। मैंने लूज विन विन नहीं कहा है कि अपने को खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो, अपने को नुकसान ही पहुंचाते चले जाओ और फिर विन विन के लिए काम करो, जिससे इंटरैक्ट कर रहे हो उससे और बाकी जो है सबके लिए। मैंने विन 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 कहा है, संतुलन कहा है। अपना भी पोषण करो, लेकिन जिससे संपर्क हो रहा है उसका भी पोषण करो, और जो इन दोनों के अलावा धरती पर एग्जिस्टेंस में है उसके भी पोषण की पूरी कोशिश करो और कार्य करो, संतुलन करो। तो अपनी जो एनर्जी आप दूसरे के विन और संपूर्ण कल्याण, ब्रह्मांड और धरती और समाज और प्रकृति के विन के लिए करेंगे, वो बूमरैंग करेगा। ये सृष्टि एक मिरर है, जितना आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपका हित होगा। अगर आपने ए के लिए हेल्प किया है तो बी सी डी जी, पता नहीं कहाँ से आपके पास हेल्प आएगी, मदद आएगी, शुभकामनाएं आएंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। जादू होता रहता है जिंदगी में अगर आप लोगों के मदद के भाव से काम करते हैं। तो उस जादू को आपको अपनी लाइफ में होना देना है। तो अपने विन के लिए क्या करें? अपने स्वास्थ्य अच्छा रखें, शारीरिक और मानसिक दोनों ही। ऐसी धरोहर छोड़ के जाएं कि लोग आपको याद रखें, प्रेरणा स्वरूप। हमेशा खुश, आप खुद हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। तो यह तो विन 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 का अपने लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए और सबके लिए कैसे कैसे इसको जोड़ा जाए, समझा जाए, किया जाए। और अंत में एक 4 लाइन की कविता सुना करके मैं ये हाउस अब आपको सौंपता हूँ। आपके कुछ प्रश्न हो तो उन पर चर्चा करना चाहूँगा। बचेगा आदिवासी ही, भविष्य का धर्म। ये छोटी सी कविता। बचेगा आदिवासी ही क्योंकि उसने प्रकृति को चुना है, ईश्वर को चुना है। बचेगा आदिवासी ही क्योंकि उसने प्रकृति को चुना है, ईश्वर को चुना है। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लौकुश से हारना पड़ता है। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लौकुश से हारना पड़ता है। निश्चय ही जीतेगा वन ही, बचेगा वनवासी ही। और पर्यावरण संतुलन और सर्वव्यापी संवेदना, चींटी की तरह। और निश्चय ही पर्यावरण संतुलन और सर्वव्यापी संवेदना ही होगा भविष्य का धर्म, और सर्वव्यापी संवेदना ही होगा भविष्य का धर्म। जब सुनामी आई तो लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा, पांडे जी आपकी इस कविता का डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया। जहाँ जहाँ सुनामी आई आदिवासी सब बच गए, लेकिन टूरिस्ट खत्म हो गए। क्योंकि आदिवासी चूँकि सबसे जुड़े हुए हैं, पेड़ों पौधों, वहाँ के चूहों और तमाम सारे और जीव जंतुओं से, तो वो
जब संकट आता है तो वो सब भी संवाद करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे आदिवासी समझ जाते हैं, लेकिन टूरिस्ट नहीं समझ पाए। तो सर्वव्यापी संवेदना हमें बचाती भी है। और एक और एग्जाम्पल दे करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जैसे सामाजिक में मैंने कहा कि जब आपको मौका मिले और आप कर सकें तो ज़रूर करिएगा। मैं चेन्नई पोस्टेड था और डायरेक्टर एग्जाम्पशंस था, यानी कि ये जितनी ट्रस्ट सोसाइटीज़ इनको जो इनकम टैक्स की छूट मिलती है TG 12A में, ये सब मैं दे रहा था। तो मेरे अंडर में अनाथालय भी थे और ये स्लम्स के जो NGOs थे वो भी थे, और मेडिकल कॉलेजेस भी प्राइवेट के थे, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी थे, हॉस्पिटल्स भी थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी थे। तो मैंने वहाँ, और मैं खुद सबसे जितने ये इनके ओनर्स हैं जो उनको देना या रिन्यूअल करना होता था, तो मैंने कहा था वो खुद आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के आने से काम नहीं चलेगा। तो वो सब आते रहते थे खुद ओनर्स। तो मैंने उनसे कह देता था कि देखिए, अगर खास करके स्लम्स के और जो अनाथालय थे, ओल्ड एज होम था, ये लोग जो, उनको कह रखा था कि अगर आपके यहाँ कोई बीमार है तो मुझे बताइएगा, छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, मैं उसका इलाज कराऊंगा। तो पता नहीं कितने बीमारों का ओल्ड एज होम से, या बच्चों के हार्ट का है या कुछ है, एक तरफ उनसे हॉस्पिटल्स वालों को बुला कहता था फ्री में इलाज करो, और करते थे। इस तरह से तो वो कनेक्टर के रूप में काम कर रहा था। दूसरे, मैंने सारे अनाथालयों को कह दिया था कि तो आपके यहाँ से अगर कोई बच्चा 50% से ज़्यादा नंबर पाया हो तो मुझे बताइए, क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए 50% मिनिमम होना चाहिए। तो जो भी आवें तो उनका हम एडमिशन कराएंगे इंजीनियरिंग में, उनके मैनेजमेंट कोटा से। करीब 7 बच्चे ऐसे निकले मेरे टेन्योर में, वो लेकर के आए। मैंने इंजीनियरिंग, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बुलाया। हमने कहा अगर आप अपना इनकम टैक्स एग्जम्पशन वाकई चैरिटी के लिए कायम रखना चाहते हैं तो इन बच्चों का करिए, विथ 4 years फुल फ्री शिप, फुल हॉस्टल फ्री, और सारा कुछ फ्री। बस आपको इनको ग्रेजुएट बना के निकाल देना इंजीनियरिंग में। तो ऐसा भी हुआ। उसमें से एक अनाथालय के जो उसके मेन ऑर्गेनाइजर थे, एक लड़की को लेके आए कि सर इसको ब्लेस करिए। तो हमने कहा कि मुझे ब्लेस करना नहीं आता है, मेरा तो हमेशा बस शुभकामना है कि खुश रहे और अपना पढ़ाई पूरी करे। कहा नहीं साहब, ब्लेस करिए। अब वहाँ ब्लेसिंग का कोई सेरेमनी होती है। जी सर, अभी उसमें 10 मिनट का वेटिंग दिखा रहा है, 9 मिनट का। अच्छा, जी, तो अभी सेंड करते हैं सर लिंक। तो अब खत्म ही किया जाए क्या? लेकिन जो हाँ, जिस क्लाइमेक्स पे नहीं आया सर, था, बीच एक में लाइन कैसे? जी जी जी। एक लाइन तो बताना है। हाँ, तो कहिए, तो जी। मैं फोन पे ही बता दूं, आप सुना दीजिए लोगों को। नहीं सर, हम फोन पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर दें क्या उस स्क्रीन को पूरे? हाँ, करा दीजिए ताकि बात खत्म जी कर लें। सर। और बच्चों का सवाल जवाब फिर या तो कल कर लेंगे। जो बच्चे सवाल करना चाहें कल वाले सेशन में आ जाएंगे, जी जी, कल वाले सेशन में आ जाएंगे। तो वहाँ सवाल सर जवाब वो विस्तार कनेक्ट से हो करते जाए। हैं उससे। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप पे यार करें। 3-4 मिनट, 5-6 मिनट रुकिए तो जूम शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसमें 9 मिनट का वेटिंग दिख रहा है। तब बताइए बच्चे क्या चाहते क्योंकि हैं। सर बच व्हाट्सएप पर या तो देखते हैं। हाँ, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है?
आवाज आ रही है? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? आवाज आ रही है?